कौन होगा महाराष्ट्र का अगला सीएम? बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल, यह कौन होगा महाराष्ट्र सीएम, यह कह सकते हैं ना, एक यक्ष प्रश्न है बना हुआ है महाराष्ट्र की जनता के लिए, और जो उन नेताओं के लिए कि आखिरकार जो दो बड़े नेता हैं, यानी नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ अमित शाह की तरफ से, यानी यूं कहे केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से क्या बड़ा फैसला लिया जाएगा कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। यह बात बिल्कुल साफ होती जा रही है कि अब तक अगर हम लिस्ट की बात करें, या कि अगर नंबर 1 की बात करें, तो बिल्कुल देवेंद्र फडणवीस पहले नंबर के नेता बताया जा रहा है। पहले नंबर के नेता देवेंद्र फडणवीस हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अगले वही बनने जा रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि देखिए, जिस तरीके से नाम को लेकर जब तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, उसके पहले ही उनकी लगातार चर्चा हो रही है, लगातार उनको लेकर बातें की जा रही है। इससे ही कहीं के डाउट क्रिएट होता है, क्योंकि पता है कि आप जिस तरीके से दो लोग हैं या शिक्षित नेतृत्व है बीजेपी का, वह तमाम है चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए माहिर हैं। और आप 4 राज्यों की बात करें, और गुजरात की बात कर लें, राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की और हरियाणा की, इन 4 राज्यों में सीएम को चेंज किया गया। सीएम को चेंज करने के बाद बीजेपी की सीटों में कोई बड़ा फर्क पड़ा नहीं, उल्टा हर जगह सरकार बन के आई और अच्छे खासे बहुमत से सरकार आई है। तो बीजेपी को यह पता है कि चेहरा बदल देने से या चेहरा वही रखने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। चेहरा अगर नया रहेगा तो उल्टा और अच्छा। यही तो सवाल खड़ा हो रहा है अभिषेक, कि जब बीजेपी को पता है, बीजेपी को तो नाम भी पता होगा, दिल्ली में तो ये तय किया जा चुका होगा कि कौन नाम होगा। हालांकि प्रोटोकॉल जैसा हमने देखा है, राज्यों में ऑब्जर्वर जाते हैं, विधायक दल की बैठक को बुलाया जाता है, सहमति बनती है, उसके बाद नाम का ऐलान होता है। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली में तो पता होगा कि महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा। जिगर जो दोषी जी हैं हमारे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो जुड़े हुए हैं। अकुश श्रीवास्तव है, सीनियर जर्नलिस्ट, आप दोनों का स्वागत है। अकुश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है सर, उसमें सबसे ज्यादा सॉर्टेड अजीत पवार ही नजर आ रहे हैं। क्लियर बोल चुके हैं सीएम बीजेपी का होगा, हम संतुष्ट है अगर हमें डिप्टी सीएम दिया जाए, डिप्टी सीएम शिवसेना एनसीपी का होगा, बिना किसी झंझट में, बिना किसी वाद विवाद के जो सीट्स उनको मिली है उससे संतुष्ट दिखाई देते हुए सॉर्टेड है अपनी पोजीशन पर कि हाँ ठीक है, हमें डिप्टी पद मंजूर है। देखिए, जहां तक अजीत पवार का सवाल है, अजीत पवार बहुत चालाक किस्म के नेता हैं, बहुत तेज तर्रार किस्म के नेता हैं। और वो चाहे वो एनसीपी में रहे हों, चाहे वो एनसीपी मतलब शरद पवार के साथ रहे हों, चाहे वो अब महायुति के साथ हों, उनकी चालाकी या उनके ऊपर जिस तरीके से पहले उनका इतिहास रहा है, उसको देखना समझना बहुत जरूरी होगा। उन पर आपराधिक मामले हैं, हट चुके हैं, लेकिन वो भविष्य की राजनीति को बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं। तो एक काम उन्होंने आगे बढ़ के ये किया कि आगे बढ़ने से उनका सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि वो अब निर्विवाद रूप से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आ चुके हैं और बहुत उनके प्रिय हो गए हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा उनको ये हो गया। इससे एक ये बड़ा फायदा और भी हुआ उन्हें कि तब जब स्थितियां विपरीत थीं, तब उन्हें जो मिला था अब उससे ज्यादा मिलेगा। तीसरी चीज ये होगी कि वो जो बाकी पवार खेमे से और विधायक आने हैं या उद्धव ठाकरे के खेमे से और लोग आने हैं, वो उनको लाने में भी उनको और आसानी होगी। तो इस लिहाज से अजीत पवार ने बहुत बढ़िया गेम खेला है, यानी कि इसे उनका गेम ही कहा जाए, ये उनको एक तरह से उनके गेम को ही देखा जाए, क्योंकि वो बहुत सॉर्टेड है इस वक्त। जिगर जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, आखिर एकनाथ शिंदे, क्योंकि ठीक है चलिए वो सीएम रह चुके हैं, सीएम के अभी भी कार्यवाहक सीएम वही हैं, लेकिन क्या प्रॉब्लम आ रही है? देवेंद्र फडणवीस भी तो पहले सीएम थे, उसके बाद उद्धव ठाकरे आ जाते हैं, किस तरह से उनकी अलायंस के साथ महाविकास आघाड़ी के साथ सरकार बनती है, ये सब ने देखा, उसे ठुकराया गया है। इस बार के नतीजे वो भी बता देते हैं। लेकिन अगर उनको डेप्यूटी सीएम का पद दिया जा रहा है तो वो क्यों नहीं मानते हुए से नजर आ रहे हैं? खबरें तो अभी ये भी आ रही थी कि शायद वो मान गए हैं, उनको बना लिया गया है। देवेंद्र फडणवीस भी तो सीएम से डेप्यूटी सीएम बने थे। तो ये अगर नैरेटिव सेट किया जाता है कि अगर आपका कद और पद बढ़ गया है, उसके बाद आप नीचे नहीं आ सकते, उसे डिमोशन देखा जाएगा, तो इसे तो देवेंद्र फडणवीस ने नकारा है। और सबसे ज्यादा मुस्कुराहट, बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस इस वक्त उन्हीं का ही नजर आ रहा है। तो एकनाथ शिंदे को क्या प्रॉब्लम हो रही है फिर? बिल्कुल, देखिए इसके पीछे 2-3 कारण बिल्कुल स्पष्ट रूप से नजर आ रहे हैं। पहली बात तो ये है कि भाजपा और जो शिंदे सेना शिवसेना है, उसका जो पूरा जिसे कहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, वो अलग अलग है।
शिंदे गुट की शिवसेना है जिसमें एकनाथ शिंदे साहब सर्वे सर्वा है, नंबर 1 पोजीशन के नेता है, तो स्वाभाविक तौर से उन्हें लगता है कि मैं यहाँ पर जो काम करूंगा वो डिमोशन लाके नहीं करूंगा, मैं हमेशा नंबर 1 पोजीशन पे ही रहूंगा। जबकि जहां तक बात है देवेंद्र फडणवीस साहब की, तो स्वाभाविक है भाजपा में बिल्कुल कैडर बेस्ड पार्टी होने की वजह से वो बिल्कुल सर्वोच्च नेता नहीं है, तो ऊपर से जो ऑर्डर आएगा वो उन्हें पालन करना पड़ेगा। इस वजह से वो बिल्कुल तैयार भी है, और पहले भी हमने देखा कि वो चीफ मिनिस्टर के बदले डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर पोस्ट के लिए भी तैयार हो गए। मुझे पूरा खेल 3 चीजों में नजर आ रहा है, एक है नंबर गेम, दूसरा है नैरेटिव और तीसरा है एम्बिशन। एम्बिशन की सबसे पहले बात करूं तो मुझे ये पेच फंसा हुआ इसलिए आज की तारीख में अभी भी दिख रहा है कि जो एकनाथ शिंदे साहब सतारा चले गए, लेकिन एक एम्बिशन उनके अंदर बिल्कुल पनप गई है पिछले 2.5 वर्षों में, वो साफ दिख रहा है। वो मुंबई पे और महाराष्ट्र पे तो कंट्रोल जिगर जी, चाहते क्या हैं। कोई पॉलिटिशियन एम्बिशियस नहीं हो सकता है? क्या अगर कोई पॉलिटिशियन बिल्कुल एम्बिशियस है बिल्कुल तो हो इसमें सकता है। गलत क्या है? इसको क्यों एक बैड लाइट में हमेशा देखा जाता है? नहीं, बिल्कुल हो सकता है। मैं वही उसी बात पे आ रहा हूँ कि उनकी जो अभी की राजनीति है और आगे आने वाले समय की जो राजनीति है उसमें वो अपने आप को बाला साहेब ठाकरे के तौर पर शायद प्रोजेक्ट करना चाहते हैं और उस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं। जैसे पहले हमने हमेशा देखा है कि मातोश्री से राजनीति होती थी और सीएम कोई भी हो, लेकिन जो ऑर्डर पास होता है या जिस तरीके से जो भी दिशा या जो बात होती थी वो बिल्कुल मातोश्री से जो ऑर्डर आता था उसी हिसाब से काम होता था। तो मुझे लग रहा है कि शिंदे साहब उस तरीके की जो राजनीति है जो बाला साहब ठाकरे किया करते थे उस प्रकार की शायद कोई राजनीति के प्लानिंग में और वही प्रकार का एम्बिशन है वो उनके अंदर एग्रेसिवनेस भी शायद कहीं ना कहीं होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। इस वजह से ये है। दूसरा नंबर गेम जिस तरीके से देखे तो नंबर गेम बिल्कुल भाजपा के पाले में, इसलिए शिंदे साहब ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे। अभी अगर इसके जो भाजपा की जो नंबर है वो 132 के बदले अगर 115 110 के आसपास भी शायद थोड़ा कम होता तो शायद उनके लिए और चांस बनता। लेकिन आज की तारीख में अगर अपक्ष से भी जो निर्दलीय लोग हैं वो भी आ जाएंगे, दूसरी पार्टी और भी तोड़कर भी अगर कोई आ जाएंगे तो उसमें भी नंबर गेम उनके पास अवेलेबल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से भाजपा के लिए सीएम बनाना या सरकार की रचना करना वो कहीं कोई मुश्किल काम नहीं है। और तीसरा जो है मुझे लग रहा है वो नैरेटिव गेम है। नैरेटिव गेम इसलिए कि हर कोई मराठा जो अस्मिता है, मराठा राजनीति है आगे आने वाले समय की, और उसके साथ साथ में हिंदुत्व की जो राजनीति है उस पर काबिज होना चाहता है। तो ये तीनों फैक्टर को लेकर ये दोनों पार्टियों में लड़ाई है और इस सब में अजीत पवार दादा को कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल वही मैं कह रही हूँ कि मुस्कुराते हुए सॉर्टेड उनकी अपनी पोजीशन फिक्स हो गई है, वो वैसे ही नजर आ रहे हैं। जिगर जी का ये कहना है अकू जी कि उनका गांव जाना, और अब तो खबरें ये भी आ रही थी कि उनकी तबीयत खराब हो गई है, हालांकि अब बेहतर है उनकी तबीयत, उनका गाँव जाना कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता हुआ नजर आ रहा है कि चीजें ठीक नहीं है। ये बताइएगा कि क्यों इतना वक्त लग रहा है बीजेपी को ये तय करने में कि महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा? बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर नजर आई है, बिहार को छोड़ दिया जाए, इक्का दुक्का राज्य और छोड़ दिया जाए तो ही हमें ऐसा पैटर्न देखने को मिला है जहां अलायंस अगर कम सीटें भी लाती है तो उसका मुख्यमंत्री बनता है, जैसे बिहार में नीतीश कुमार के साथ हुआ। यही उम्मीद शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं की भी थी और वो इसकी अप्रोच लगातार लगा रहे थे, लेकिन इसको खारिज कर दिया गया है। अगर सरकार बनने में, सीएम बनने में इतनी दिक्कत हो रही है तो आने वाले 5 साल क्या ये अलायंस चल पाएगा? देखिए, जहां तक शिंदे साहब का मामला है तो शिंदे साहब एक रूठी हुई प्रेमिका की तरीके से वो गए वहां, लेकिन उनको ये अंदाजा नहीं है जो प्रेमी है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट किस्म का है, और ऐसा भी है कि वो उसके सामने ऑप्शन बहुत अच्छे से हैं। कई तरीके की कई और प्रतिभावान प्रेमिकाएं उसके सामने हैं, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा रूट के काम नहीं चला सकते। एक बार हल्का फुल्का झटका देने की कोशिश तो कर सकते हैं और उनको बनाने की कोशिश भी हो सकती है, लेकिन उससे हद से ज्यादा बात नहीं बनने वाली है। इसीलिए शायद अब भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया है कि उनको अब बहुत ज्यादा उनके आगे समर्पण नहीं किया जाएगा, शिंदे के सामने समर्पण नहीं किया जाएगा। उनको ना ही गृह मंत्रालय देने की बात हो रही है, ना ही विधान परिषद का अध्यक्ष पद देने की बात हो रही है। उनको एक जेन्युइनली जो दिया जा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सामने कई तरीके की मजबूरियां भी हैं और भविष्य की मजबूरियां वो हैं। भारतीय जनता पार्टी के सामने उद्धव ठाकरे की शिवसेना को खत्म करना, तहस नहस करना, पवार साहब की लीगेसी को खत्म करना, जो गणित में विधानसभा में आ गई, लोकसभा में अभी भी नहीं है, लेकिन बाद में आज विधानसभा की जो गणित है उससे क्या होगा कि लोकसभा की गणित भी खिसकेगी। आने वाले दिनों में आप ये देख सकते हैं कि लोकसभा तक में इनके सांसदों की जो संख्या है उसमें टूट फूट होने की पूरी संभावना होगी। तो शिंदे साहब के पास थोड़ा बहुत रूठने के चांस तो हैं, लेकिन बहुत कुछ रूठ पाए ऐसा वो लगता नहीं है, और इसीलिए अब भारतीय जनता पार्टी स्ट्रिक्ट है। और जहां तक आपने अन्य राज्यों की बात की है, बिहार की बात की है,
या और जगह बिहार के समीकरण बिल्कुल अलग है। भारतीय जनता पार्टी वहां इतनी मजबूत नहीं है। आज महाराष्ट्र में 132 सीटें आने के बाद भारतीय जनता पार्टी मजबूत है और उसकी इच्छा ये है कि और मजबूत हो। आने वाले दिनों में बीएमसी के चुनाव हैं, जो देश की सबसे बड़ी सबसे पैसे वाली नगर निगम होगी, और उस नगर निगम से में अगर उद्धव ठाकरे का पत्ता साफ हो गया तो फिर उद्धव ठाकरे कहीं के बचेंगे नहीं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये भी चाहती है कि क्या ये बहुत जल्दबाजी नहीं है ये कहना कि उद्धव ठाकरे कहीं के बचेंगे नहीं या उनकी पार्टी का खात्मा हो जाएगा? जिगर जी, मैं आपसे भी समझना चाहूंगी, जैसे यूपी में हमें देखने को मिला, बीएसपी मायावती की पार्टी की बात की जाए तो जैसे जैसे अखिलेश के ही समय से उनका वर्चस्व कम होने लगा था, और उसके बाद जब योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं तो वो दूर दूर तक कहीं पे भी नजर नहीं आती है। इतने सालों बाद बाई इलेक्शन में भी खड़ी रहती है, कुछ नहीं हो पाता है। लेकिन क्या महाराष्ट्र के लिए, क्या उद्धव ठाकरे के लिए ऐसा कहना कि बीजेपी चाहती है उद्धव ठाकरे की शिवसेना का खात्मा हो जाए, आने वाले बीएमसी में भी ये शायद हो सकता है, लोकसभा में भी इसका असर देखने को हो सकता है, क्या ये जल्दबाजी नहीं होगी? वो उद्धव ठाकरे हैं। नहीं, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं होगी। दिक्कत जल्दबाजी होगी क्योंकि आधार के तौर पर अगर आप देखेंगे तो बसपा ज्यादा मजबूत है। बसपा के पास वोट बैंक जो है वो कुछ वोट बैंक तो पक्का है। आज भी 10% का वोट बैंक उसके पास बना हुआ है। 10 सालों से ज्यादा उसकी दुकान में ताला लगाने की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन आज भी उसका वोट बैंक बना है। उसकी न्यूसेंस वैल्यू है और उस न्यूसेंस वैल्यू का कोई ना कोई इस्तेमाल करता जाता है। भारतीय जनता पार्टी उसका इस्तेमाल करती रही है, अपना उपयोग करती रही है। अभी उपचुनाव में उसका उपयोग किया। बार बार ये होता है कि बहन जी कभी भी उपचुनाव नहीं लड़ती, इस बार लड़ी और फिर उन्होंने कहा नहीं आपकी हो गया कर दिया। क्यों? क्योंकि इसकी किसी ना किसी मजबूरी होती है। आपको क्या लगता है कि उद्धव की शिवसेना का कोई वैल्यू हो ना हो उसका भी उपयोग नहीं होगा क्या? क्योंकि जो आंकड़े इस बार आए हैं उनको तो एक्सेप्ट करने में ही टाइम लगा, उसके बाद भी ईवीएम पर लगातार ठीकरा फोड़ते रहे। शरद पवार का भी स्टेटमेंट सामने आया, संजय राउत तो उसी दिन जब नतीजे सामने आ रहे थे इस बात को मानने से लगातार इनकार कर रहे थे, कह रहे थे धोखा हुआ, ये हुआ है। मतलब मुझे लगता है ये ट्रेंड, इस ट्रेंड को अब चले जाना चाहिए कि ईवीएम के साथ ये हो रहा है, ईवीएम के साथ वो हो रहा है। ये पार्टियां खोलकर क्यों? सुप्रीम कोर्ट में भी जब याचिका आए पिछले कुछ दिनों में दाखिल की गई थी एक पिटिशनर की तरफ से, तो सुप्रीम कोर्ट उसको कहते हुए नजर आते हैं कि जब पार्टियां जीत जाती हैं तब क्या होता है। तो ये क्या आप तो ये आम जनता भी समझती होगी ना जिगर जी कि ईवीएम पर खाली सवाल और एक फॉल्स नैरेटिव सेट करने की कोशिश हर बार ऑपोजिशन की तरफ से की जाती है। बिल्कुल सही बात है। ईवीएम पर हमेशा ये फॉल्स नैरेटिव सेट करने की कोशिश हमेशा की जाती है, क्योंकि जब भी विपक्ष की पार्टी या कोई भी अन्य राज्यों में जीत कर आती है, या आप एक और उदाहरण देख लीजिए, जब लोकसभा के चुनाव हुए तब भाजपा 240 मतलब पूरा बहुमत भी नहीं ले पाई और कांग्रेस 99 सीट तक जीत गई। सपा को आप देखिए 37 सीट तक जीत गई। तो ये सारी बातों को भी उन्हें मद्देनजर रखना होगा, तब कहाँ गए थे ईवीएम के ऊपर जो वो आरोप लगा रहे थे। तो मुझे लगता है कि विपक्षी पार्टियों को थोड़ा और मैच्योरिटी से काम लेना होगा और उनकी जो भी पॉइंट्स है उसको बिल्कुल लीगल तरीके से रखना होगा। आप सिर्फ नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेंगे तो मैं मानता हूं जनता अब इस चीज को नकार चुकी है, पहली बात। दूसरी बात, मैं फिर भी अभी भी ये मानता हूं कि उद्धव ठाकरे जी की जो शिवसेना है अगर वो बिल्कुल खत्म हो गई तो ऐसा मैं नहीं मान रहा। उसका कारण ये है कि आप लोकसभा चुनाव की बात देख लीजिए, जिस तरीके से जो रिजल्ट आए, सपा के जो 37 सीट आई, जो सपा जिसको हम ये मानकर चल रहे थे पिछले 2 चुनाव के दौरान कि जहां पर अब उनका जो वोटर बेस है वो काफी कम हो रहा है और एक दो जो जाति समुदाय के लोग केवल उन्हीं के वोटर्स बचे, लेकिन फिर भी पीडीए करके वो एक फॉर्मूला लेकर आए और 37 सीटें जीतने में कामयाब हो गए। तो मैं मानता हूं कि राजनीति है, कब क्या उलटफेर हो जाए, क्या हो जाए हम नहीं जानते। आज शिंदे साहब यहाँ है, कल कहीं और उद्धव ठाकरे यहाँ जुड़ जाए, ये भी हम नहीं जानते। जिगर जी, आप सोचिए अगर आप और हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि आज शिंदे यहाँ है कल कहीं और हो, तो ये तो कहीं ना कहीं है ना कि महायुति अलायंस में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। क्यों इतना वक्त लग रहा है? अगर सीएम जैसे कि बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं, सबसे ज्यादा विधायक बीजेपी को है, तो ये तो अनसेट है कि उसी दल का नेता चुना जाएगा। तो क्या कहा जाए, क्योंकि दिल्ली में बैठे नेताओं को तो पता होगा ना कि महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन है। इसको घोषणा करने में क्यों देरी हो रही है? क्यों कहा जा रहा है 3 तारीख को बताया जाएगा? अब आप सोचिए, विडंबना देखिए, आजाद मैदान तैयार हो चुका है, गेस्ट लिस्ट तैयार की जा चुकी है, पीएम मोदी को न्योता भेजा जा रहा है, वो भी पहुंचेंगे शपथ ग्रहण समारोह में, लेकिन हम चर्चा नाम पर नहीं कर पा रहे हैं कि महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा। बिल्कुल सही बात है जो आपने कहा। एक बात बिल्कुल तय ये फिक्स है, बीजेपी ने अपना जो ऐलान कर दिया है, घोषणा कर दी है कि 5 तारीख को यहाँ पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली जाएगी। ये बात साफ है, उन्होंने सिक्सर लगा दिए।
उन्होंने हर एक अपने साथ में जो महायुति में पार्टियां हैं, जो निर्दलीय भी कोई ना कोई है, उनको ये बोल दिया साफ साफ कि जो फाइनल डिसीजन होगा वो बीजेपी करे। उसमें कहीं कोई संशय नहीं है। नाम फाइनल करने में या जो मंत्रालय है उसको फाइनल करने में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। और मुझे लगता है इसके पीछे दो ही कारण, जो मैंने पहले जो 3 पॉइंट बताए उसमें जो 2 मुख्य कारण है वो मुझे ये लग रहा है कि आगे आने वाले समय की जो राजनीति है, एक है हिंदुत्व की राजनीति और दूसरी है मराठा अस्मिता, मराठा राजनीति। अब हालांकि जब उद्धव ठाकरे जी की पार्टी ने कांग्रेस के साथ और महाविकास आघाड़ी के साथ अलायंस किया था, तो तब तक भारत में शायद हिंदुत्व के ऊपर बोलने वाली 2 ही पार्टियां थी, एक भाजपा और एक उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना। बाकी की सब पार्टियां सेक्युलर बातें करती थी। लेकिन उनकी महाविकास आघाड़ी में जाने के बाद फिर एक ही पार्टी बच गई जो हिंदुत्व की बात करती, वो यानी भाजपा। ठीक है, यानी कि अकू जी समय की कमी है, जिगर जी समय की कमी है मेरे पास। मैं क्लोजिंग के टुवर्ड्स बढ़ रही हूँ। मैं आखिरी रिएक्शन अकू जी आपसे लेना चाहूंगी। क्या कहा जाए कि महाराष्ट्र में हिंदुत्व की जीत हुई है? अकू जी मेरा सवाल मिल रहा है आपको? जी बताएं। क्या ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में हिंदुत्व की जीत हुई है? निश्चित रूप से एक ये बहुत बड़ा पॉइंट है और इसको बहुत कम तरीके से उठाया गया। महाराष्ट्र में जो लोग बताते हैं ना कि लाडकी बहना, लाडका भाऊ योजना वगैरह वगैरह है, वो उसने काम किया है। महाराष्ट्र में शिंदे साहब कोई बहुत प्रभावशाली, जब सत्ता में आए थे उसके पहले वो बहुत प्रभावशाली मंत्री भी नहीं हुआ करते थे, ना ही उन्हें भाषण देने की कला आती। भाषण देने की कला अभी भी उस तरीके से बहुत ज्यादा नहीं आती है, धीरे धीरे सीख रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन इन योजनाओं ने बहुत बड़ा योगदान दिया। और अब जो जीत हुई हिंदुत्व की, उसमें जो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश उद्धव ठाकरे ने और उनके परिवार ने की, आप औरंगजेब भी उनके अग्रज हैं, वो एक बहुत विद्रोह में गया। और इसके साथ साथ एक लास्ट लाइन ये भी है कि वो विद्रोह में गया और उससे हिंदुत्व की भावना बहुत आगे बढ़ी। और जो बंगाल में कुछ हुआ ना, पश्चिम बांग्लादेश में, उस बांग्लादेश का असर ये हुआ कि उनको लगा अगर बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार इतना ज्यादा हो रहा है, इतने वो निकाले जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी धीरे धीरे मुस्लिम्स बढ़ रहे हैं।